यूएई और ईरान इस समय एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देश ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान भारत में एक मंच पर आए। बैठक के दौरान दोनों देश आपस में भिड़ भी गए, लेकिन उन्हें शांत किया गया। यही भारत का स्वभाव है। हमारा मंत्र ही विश्व शांति का है, वसुदैव कुटुंबकम का है। प्रिय मित्रों, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है। यानी अब भारत फिर से ईरान का तेल खरीद सकेगा। इसके अलावा चाबार पोर्ट को लेकर भी भारत और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। यानी ईरान एक बार फिर तेल और व्यापार के मामले में भारत का साझेदार बनने वाला है। मिडिल ईस्ट के युद्ध में ईरान और इजराइल आमने सामने थे। अभी भी वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान और इजराइल दोनों भारत के दोस्त हैं। इसे दुनिया भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देख रही है। युद्ध के दौरान भारत ना तो किसी की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया, ना ही किसी के खिलाफ खड़ा दिखाई दिया। भारत ने किसी एक देश का पक्ष लेने के बदले शांति, संवाद, तनाव में कमी और स्थिरता की अपील की। मित्रों, इस साल मिडिल ईस्ट का युद्ध ऐसा संकट रहा जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एशिया के देशों पर तो इसका असर और ज्यादा पड़ा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके लिए तेल की सप्लाई का सबसे प्रमुख रास्ता है। लेकिन इसके बावजूद भारत के लोग ईंधन के संकट से कम प्रभावित हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युद्ध के दौरान जब हॉर्मुज के रास्ते तेल की सप्लाई ठप हो गई तो नई दिल्ली ने कई बड़े कदम उठाए। संकट से निपटने के लिए भारत ने 40 देशों से तेल खरीदा। हॉर्मुज को छोड़कर दूसरे रूट से तेल की खरीद में बढ़ोतरी कर दी। यह सुनिश्चित किया कि रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता से काम करे। इस तरह पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और हवाई ईंधन की कमी नहीं हुई। साथ ही भारत ने तेल का अपना रणनीतिक भंडार भी बढ़ाया। मित्रों, युद्ध के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मई को यूएई की यात्रा की। इस दौरान अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से एक समझौता किया गया। इसके तहत भारत के रणनीतिक तेल भंडार में 3 करोड़ बैरल की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका मकसद यह है कि अगर भविष्य में तेल की सप्लाई पर असर हो तो भारत के पास कुछ समय तक घरेलू जरूरत पूरी करने का विकल्प मौजूद रहे। इतना ही नहीं, भारत ने सभी पक्षों के साथ कूटनीतिक और व्यावसायिक संपर्क बनाए रखा। इस तरह तेल की सप्लाई और पश्चिम एशिया में रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में जोरदार बढ़ोतरी के बावजूद आम लोगों पर इसका पूरा भार नहीं पड़ने दिया। मित्रों, युद्ध से पहले कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल थी, लेकिन युद्ध के दौरान यह बढ़कर $126 तक पहुंची। युद्ध के दौरान औसत भाव भी देखें तो यह $95 के आसपास रहा। यानी औसत कीमत में लगभग 35% का उछाल आया। लेकिन इसके बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम में करीब 8% की ही बढ़ोतरी की गई। यानी लोगों को महंगाई से काफी हद तक बचाने की कोशिश हुई। मित्रों, भारत ने इस बार युद्धकाल के दौरान रणनीतिक संतुलन की नीति अपनाई। किसी एक पक्ष के साथ भारत ने खुद को नहीं जोड़ा। साथ ही भारत के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। मित्रों, आज जब हम मिडिल ईस्ट में 2026 के युद्ध की बात कर रहे हैं तो उस वक्त वहां के एक और युद्ध का जिक्र होना जरूरी है। 2026 से पहले मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा युद्ध 53 साल पहले 1973 में हुआ था। अरब देशों और इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध को योम किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध यहूदियों के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर यानी प्रायश्चित के दिन शुरू हुआ था, इसलिए इसका यह नाम रखा गया। तब मिस्र और सीरिया के गठबंधन ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था। इस दौरान इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन तब भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति के बावजूद अरब देशों का खुलकर साथ दिया और इजराइल की आलोचना की। उस दौरान भारत की तरफ से कहा गया कि इजराइल का कठोर रुख स्पष्ट रूप से युद्ध का बुनियादी कारण है और भारत की सहानुभूति पूरी तरीके से अरब देशों के साथ है। लेकिन भारत के इस एकतरफा रुख के बावजूद मुश्किल समय में उसे अरब देशों का साथ नहीं मिला। यह युद्ध करीब 3 हफ्ते चला, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उस समय दुनिया के ज्यादातर तेल उत्पादक अरब देश थे। युद्ध के दौरान इन देशों ने तेल को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तेल उत्पादन में कटौती कर दी। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई। मित्रों, 2026 के युद्ध के दौरान तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में अधिकतम 80% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन 1973 के युद्ध के बाद तेल के दाम में ऐसी आग लगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। युद्ध के बाद तेल का दाम 300% तक बढ़ गया। युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम $3 प्रति बैरल था, जो बढ़कर $12 बैरल तक चला गया। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। 1973 में भारत का तेल आयात बिल 41 करोड़ डॉलर के करीब था, लेकिन 1974 में यह बढ़कर $135 करोड़ हो गया। यानी एक साल में
तेल का आयात बिल 3 गुने से भी ज्यादा हो गया। 1974-75 के आर्थिक सर्वेक्षण ने उस वर्ष को स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभूतपूर्व आर्थिक तनाव का वर्ष बताया था। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने अर्थव्यवस्था का दबाव डाला। इसका परिणाम आम भारतीयों को भुगतना पड़ा। महंगाई में जोरदार बढ़ोतरी हुई, जरूरी सामान महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ गई। मित्रों, हो सकता है उस समय के अंतर्राष्ट्रीय हालात अलग हो, जिसकी वजह से भारत ने अरब देशों का साथ दिया, लेकिन खुलकर साथ देने के बावजूद भारत को तेल के संकट से बचाने के लिए अरब देशों ने कोई मदद नहीं की। भारत जैसे मित्र देश के लिए कोई अलग या रियायती सिस्टम नहीं बनाया। मित्रों, 1973 के युद्ध का सबसे बड़ा सबक यह था कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रणनीतिक बढ़त का फायदा मिलता है, न कि वैचारिक वफादारी का। उस वक्त अरब देशों का भरपूर साथ देने के बावजूद अरब देशों ने हमें किसी तरीके की छूट नहीं दी। लेकिन 2026 में युद्ध के बीच भी यूएई ने भारत के साथ तेल को लेकर समझौता किया। ईरान ने प्रतिबंध हटाने से पहले दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के जहाजों को ही हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी थी। उनमें भारत भी शामिल है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध बने हुए हैं और इजराइल से अच्छे संबंध के बावजूद फिलिस्तीन को भारत का ऐतिहासिक समर्थन जारी है। कुल मिलाकर कहें तो 53 साल पहले भारत ने पक्ष चुना, लेकिन तेल के संकट से बच नहीं पाया। लेकिन आज भारत की नीति एक पक्ष का साथ देने के बजाय अपने हित को प्राथमिकता देने की है।